Hello everyone, welcome to the channel E Anand and today we are going to discuss about the Maratha Empire। क्योंकि दोस्तों अगर मुगल एम्पायर के बाद अगर कोई ऐसा एक एम्पायर था जिसने भारत में एक बहुत बड़े एरिया पे क्या किया, अपना राज किया, राज फैलाया, शासन किया, तो वो था सिर्फ और सिर्फ मराठा एम्पायर। 1759 का मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे क्या हो गया था, इनका शासन फैल चुका था। पूरे इंडिया पे ये लोग क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। कौन? द मराठास। और 1759 के बाद 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ, तब मराठा एम्पायर की हिस्ट्री बदल गई। मराठा एम्पायर की हार हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली 1761 में हमला करता है, जीत जाता है। और उसके बाद से मराठा एम्पायर जिस तरीके से अभी तक उसकी ग्रोथ हो रही थी 1759 तक, वैसी ग्रोथ दोबारा नहीं हो पाती है। एंड फाइनली आगे जाके भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मराठा एम्पायर और देखते हैं हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और मराठा एम्पायर के राइज से लेके मराठा एम्पायर के एंड तक आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले बताते हैं कि जो मराठास थे, स्टार्टिंग जब ये मराठा एम्पायर की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तो ये मराठावाड़ा वाले एरिया में इनका काफी रूल हुआ करता था। एक छोटा सा एरिया था, आज के महाराष्ट्र में ये मराठावाड़ा का जो एरिया है वो आता है। मराठास स्टार्टेड ग्रोइंग इन द 17th सेंचुरी अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी, जिनको आगे हम छत्रपति शिवाजी के नाम से जानेंगे। और मराठाओं में छत्रपति शिवाजी का नाम आज भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। एंसेस्टर्स की अगर बात करें हम लोग शिवाजी के, क्योंकि शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी, तो इनके एंसेस्टर्स को देखें तो शिवाजी के जो दादा थे, इनके जो पैटर्नल ग्रैंडफादर थे, उनका नाम था मालोजी। 1552 से 1597 के बीच में इनका क्या था, आप बोल सकते हैं ये रहे थे। और ये क्या करते थे, ये मिलिट्री के जनरल थे। ये मिलिट्री जनरल थे अहमदनगर सल्तनत में। उस समय डेक्कन सल्तनत हुआ करती थी, मुगल एम्पायर के साथ साथ डेक्कन सल्तनत हुआ करती थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार, ये सारी कुछ सल्तनत थी, इनको हम डेक्कन सल्तनत के नाम से जानते थे। तो इनके ग्रैंडफादर, इनके दादाजी मालोजी अहमदनगर सल्तनत में जनरल थे, मिलिट्री के जनरल थे। तो काफी बड़ी पोस्ट पर थे, आप यहीं से देख सकते हैं। एंड इनको क्या दिया गया था, इनके दादाजी को शिवनेरी का किला दिया गया था, शिवनेरी का फोर्ट दिया गया था। अहमदनगर की सल्तनत के द्वारा ही दिया गया था, जहां पे ये अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। और शिवाजी का जो जन्म है वो हुआ था कहां पे, फैमिली ऑफ भोसले अ मराठा क्लैन। जैसे कि भोसले हो गए, होलकर्स हो गए, गायकवाड़ हो गए, तो मराठा में बहुत सारे क्लैंस थे। तो ये भोसले क्लैन में शिवाजी का क्या हुआ, इनकी भोसले क्लैन की फैमिली में शिवाजी का जन्म हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर द राइज ऑफ द मराठास। तो ये मराठास के ऐसे क्या रीजंस हैं जो मराठास क्या हो गए, इनका उदय हो गया। मतलब द राइज ऑफ मराठास के रीजंस को अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द मराठा एरिया। दोस्तों मराठा एरिया जिस समय की हम अभी बात कर रहे हैं, उस समय का जो मराठा एरिया था, वहां पे माउंटेन्स थे और घने जंगल थे। और वहां पे बड़े बड़े माउंटेन्स और घने जंगल होने के कारण जब इनका बचपन बीतता है, जैसे शिवाजी हो गए, इनके पिताजी हो गए, शिवाजी के बाद के जितने भी रूलर्स होते हैं, इनका जो बचपन था वो बड़ी मुश्किल जगह से बीता। ठीक है, तो इनकी ट्रेनिंग अपने आप हो गई, इनकी कुदरती ट्रेनिंग हो जाती है, पहाड़ों के बीच में रहना, जंगलों के बीच में रहना, है ना। और सेकंड पॉइंट में बताते हैं कि गोरिल्ला टैक्टिक्स। ठीक है, तो गोरिल्ला टैक्टिक्स या गोरिल्ला वॉरफेयर में काफी एक्सपर्ट थे द मराठास। क्या करते थे, छुप के हमला कर देना, बिना बताए हमला कर देना। मुगलों की सेना जा रही है, शिवाजी की सेना छुप के हमला करेगी, धावा बोलेगी, मुगलों को मारेगी और लूटपाट करके चली जाएगी। तो ये इस तरीके की कुछ होती है गुरिल्ला टैक्टिक्स या गुरिल्ला वॉरफेयर। एंड थर्ड पॉइंट में बताते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट तो चल ही रहा था उस समय, तो जो भक्ति मूवमेंट था उसमें जो मराठा के जो स्पेशली जो सेंट्स थे, जो महाराष्ट्र वाले एरिया के जो संत लोग थे, जैसे कि तुकाराम, एकनाथ, रामदास, वामन पंडित, इन सभी ने, जितने भी मराठास थे, जो भी लोग मराठास से बिलोंग करते थे, उनके बीच में एक यूनिटी की भावना को जगा दिया। उनके बीच में क्या कर दिया, यूनिटी बना दी। ठीक है, तो वो सारे बहुत ज्यादा यूनाइटेड हो गए और ज्यादा मजबूत हो गए। और इस चीज ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है आगे द राइज ऑफ मराठास की अगर हम लोग बात करें तो। फोर्थ नंबर पे, जैसा कि अभी हमने देखा भी था कि जो शिवाजी के दादाजी थे, वो जिनका नाम मालोजी था, ये भी क्या थे, अहमदनगर सल्तनत में काफी ऊंची पोस्ट पर थे, मिलिट्री के जनरल थे। ठीक है, तो हायर पोजिशन ऑफ मराठास इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री ऑफ डेक्कन सल्तनत ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर। दोस्तों डेक्कन सल्तनत जो थी वो तो चार थी, जैसे कि हमने अभी देखी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार। लेकिन जो मराठास की अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ दो सल्तनत के आसपास इनका काम धाम रहा हमेशा, या तो अहमदनगर या तो बीजापुर। बाद में जो शिवाजी के पिताजी हैं, शाहजी भोसले, वो भी पहले अहमदनगर सल्तनत में काम करते थे, उसके बाद फिर वो बीजापुर शिफ्ट हो जाते हैं जब अहमदनगर सल्तनत का पतन हो जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट पे हमको यही बताया गया है कि मराठा एम्पायर के राइज में
शिवाजी को तो हम क्रेडिट देते ही देते हैं, इसके साथ साथ इनके पिताजी शाहजी भोसले का भी एक क्रेडिट बनता है, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ऑफ हिज फादर शाहजी भोसले एंड ऑल्सो हिज सन शिवाजी, है ना। इसलिए इनके इनकी लीडरशिप के कारण भी क्या होता है, मराठास का राइज हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शिवाजी के बारे में। और शिवाजी का जो जन्म है वो हुआ था 1627 में। शिवनेरी के किले में ही शिवाजी का जन्म होता है, जो कि इनके दादाजी को अहमदनगर जो सल्तनत थी उसके द्वारा दिया गया था उनके रेसिडेंस के लिए। तो शिवाजी का जन्म हुआ शिवनेरी के किले में। शिवनेरी का किला सिटी ऑफ जुन्नर के करीब में है, और सिटी ऑफ जुन्नर आज के समय में पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगर बात करें इनके फादर की, तो नाम हम सभी जानते हैं, शाहजी भोसले, और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। अगर इनके रिलीजियस गुरु की बात करें, जिनसे इन्होंने रिलीजन के बारे में पूरी शिक्षा प्राप्त करी, अपने धर्म के बारे में जाना, ठीक है, धर्मों के बारे में, वेदों के बारे में पढ़ाई करी इनने, वो इनके जो गुरु थे उनका नाम था समर्थ रामदास। और रामदास में जो समर्थ ये टाइटल है, और ये टाइटल इनकी माता जीजाबाई ने ही इनको दिया था। तो रामदास गुरु का अगला नाम यहाँ पे फिर हो जाता है समर्थ रामदास। पॉलिटिकल गुरु की अगर बात करें, पॉलिटिकल गुरु इन द सेंस जिन्होंने शिवाजी को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी, राजनीति की शिक्षा प्रदान करी, वो थे दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव। 5वें नंबर पे बताते हैं कि शाहजी भोसले भी जो थे, वो भी मराठा जनरल थे। इन्होंने भी दक्कन सल्तनत ऑफ अहमदनगर, उसके साथ साथ बीजापुर में अपनी सर्विसेज दी। पहले ये अहमदनगर सल्तनत में जनरल के रूप में थे, उसके बाद ये बीजापुर सल्तनत में चले जाते हैं, जब अहमदनगर सल्तनत क्या हो जाती है, हार जाती है, इसका पतन होने लगता है। और बीजापुर सल्तनत में जो डायनेस्टी थी उसको हम आदिल शाही डायनेस्टी बोलते हैं। बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी में इसका जो रूलर था इस समय में, वो कौन था, वो था आदिल शाह। और निजाम शाही डायनेस्टी थी अहमदनगर की। छठे पॉइंट में बताया गया है कि शाहजी क्या करते थे, अपनी लॉयल्टी को कभी कभी चेंज कर लेते थे, अहमदनगर से बीजापुर या बीजापुर से अहमदनगर, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी एक जागीर जो कि कहां पे थी, पुणे में थी, उसको मेंटेन रखा, और उसके साथ साथ एक छोटी आर्मी भी, एक स्मॉल आर्मी भी मेंटेन रखी। तो ये सारे कारण आगे हेल्प करने वाले हैं मराठास को उनके राइज में। लेटर शिवाजी वेंट टू सर्व द सल्तनत ऑफ लेटर शाहजी वेंट टू सर्व द सल्तनत ऑफ बीजापुर। और जब अहमदनगर का पतन हो जाता है तो बीजापुर चले जाते हैं, वहां पे जाके अपना सर्विसेज दिया करते हैं। और अगर हम लोग बात करें शाहजी की, तो इन्होंने जब ये बीजापुर चले गए तो इन्होंने शिवाजी को और उनकी माता जीजाबाई को शिवनेरी से हटा के कहां भेज दिया, पुणे भेज दिया, जो कि उनकी खुद की जागीर थी। वहां पे पुणे में उनकी एक जागीर थी छोटी सी, और उस जागीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्हीं का नाम था दादोजी कोंडदेव, जो आगे जाके शिवाजी के पॉलिटिकल गुरु बनने वाले थे। तो दादोजी कोंडदेव को ही हम पूरा क्रेडिट देते हैं शिवाजी की एजुकेशन के लिए और शिवाजी की ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग ऑफ यंग शिवाजी। अब जैसे जैसे शिवाजी बड़े हुए, उनने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी, ठीक है। तो 1646 में पहली बार शिवाजी ने क्या किया, इनने जीत हासिल करी तोरन पर, ठीक है। शिवाजी के करियर की सबसे पहली अगर कोई जीत थी तो वो थी, इट वॉज ओवर द बीजापुरी कमांडर ऑफ तोरन फोर्ट, ठीक है। बीजापुर का ही कमांडर था, इनके पिताजी बीजापुर के लिए काम करते थे, उसके बाद भी इनने बीजापुर पे ही हमला कर दिया और तोरन फोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया। शिवाजी यूज्ड द मनी एक्वायर्ड फ्रॉम दिस विक्ट्री। अच्छा, इस हमले से जो भी उनको पैसा मिलता है, विक्ट्री ऑफ तोरन में जो भी उनको पैसा मिलता है, जो भी उन्होंने हासिल किया है ना, धन दौलत जो भी उन्होंने हासिल करी, इसकी हेल्प से उन्होंने रायगढ़ में किला बनवाया। किसने, शिवाजी ने। 1647 में दादोजी कोंडदेव की मृत्यु हो जाती है। और दादोजी कोंडदेव जो कि शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले की क्या, जो उनकी जागीर थी पुणे की, उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो अब पूरी जागीर की जिम्मेदारी शिवाजी के हाथों में आ जाती है। तो हम एक तरह से ये बोल सकते हैं, शिवाजी की पावर में क्या हो जाता है, इंक्रीज ही हो जाता है। सेकंड नंबर पे बताते हैं, ये सब होने के बाद फिर इन्होंने तोरन के किले को जीतने के बाद कल्याण और कोंडन के एरिया को भी जीता। 1656 में जावली जो जगह थी उस पर भी इनने जीत हासिल करी, जिसमें जावली को जो रूल करता था वो कौन था, वो खुद एक मराठा लीडर था, ठीक है। लेकिन ये काम करता था किसके लिए, बीजापुर सल्तनत के लिए। तो बीजापुर सल्तनत के लिए ही काम करता था ये, क्या नाम था इसका, चंद्रदेव मौर्य। इसको हरा दिया शिवाजी ने और जावली पे कर ली जीत। फोर्थ नंबर पे शिवाजी ने उसके बाद अटैक किया रायगढ़ पे, प्रतापगढ़ पे, सुपा पे। और आपको पता है, ये जितनी भी जगह की हम अभी बात कर रहे हैं, ये सभी सब
बीजापुर के अंडर में आती थी, आदिल शाह के रूल के अंडर में आती थी। अब आदिल शाह क्या हो जाएगा, इससे काफी परेशान हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होता है, आदिल शाह बहुत परेशान हो चुका था और उसने अफजल खान को, जो कि बीजापुर का कमांडर था उस समय का, हम बात कर रहे हैं 1659 के आसपास की, अफजल खान को, जिसको आदिल शाह ने भेजा, बीजापुर के आदिल शाह ने भेजा, किसको मारने के लिए, शिवाजी को मारने के लिए। फिर होता है बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में, और ऐसा कहते हैं कि शिवाजी से गले मिलने जा ही रहा था अफजल खान, ऐसा उसको शिवाजी को बेवकूफ बनाना चाह रहा था कि आओ हम गले मिले, और ऐसा कुछ हुआ। और शिवाजी जानते थे कि अफजल खान का क्या इरादा है। शिवाजी ने, इससे पहले कि अफजल खान उनको दबोचता, जैसे ही गले मिलने वाले थे, शिवाजी ने बाघ नख का उपयोग किया, जिसको टाइगर क्लॉ बोलते हैं, और अफजल खान को ऑन द स्पॉट वहीं पे मार दिया, और ऐसे इनकी जीत होती है बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में। इसकी जब खबर मिलती है किसको, आदिल शाह को, बीजापुर के रूलर को, तो फिर अगला जो आदमी आता उसका नाम था रुस्तम जमान, जो कि रिप्रेजेंटेटिव था फिर से किसका, बीजापुर का। और फिर होता है बैटल ऑफ कोल्हापुर 1659 में ही होता है, इसमें भी रुस्तम जमान को शिवाजी हरा देते हैं। और इसके बाद फिर से एक और रिप्रेजेंटेटिव आता है सिद्दी जोहर, उसको भी शिवाजी बैटल ऑफ पावनखिंडी में 1660 में हरा देते हैं। एंड फाइनली इतनी हारों के बाद, फाइनली द रूलर ऑफ बीजापुर आफ्टर गेटिंग डिफीटेड मैनी टाइम्स फाइनली एग्रीड टू मेक पीस विद शिवाजी। इस तरीके से शिवाजी की जीत होती है बीजापुर के ऊपर। बीजापुर का रूलर आदिल शाह को शिवाजी की हर बातों को मानना पड़ता है। तो ये अभी हमने देखा बीजापुर के बारे में, क्या 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 कॉन्फ्लिक्ट हुए शिवाजी और बीजापुर सल्तनत के बीच में। अब हम आगे देखेंगे। चलिए बात करते हैं शिवाजी कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। तो मुगल्स के साथ शिवाजी का कैसा पूरा व्यवहार रहा, इसके बाद बीजापुर पे पूरा जब उनकी जीत हासिल हो गई, इसके बाद क्या होता है, मुगलों के साथ इनका क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। इसको आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं, ये जो औरंगजेब था उस समय मुगल एम्पायर बन चुका था। तो औरंगजेब ने क्या किया, देखना शुरू किया कि किस तरीके से शिवाजी अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं, और जो कि आगे जाके मुगल एम्पायर के लिए क्या साबित हो सकते हैं, खतरा, बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो इससे पहले कि शिवाजी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएं, मुगल एम्पायर औरंगजेब ने क्या किया, अपने मामा को, शाइस्ता खान को दक्कन का गवर्नर बनाया और 1660 में भेज दिया, किससे, शिवाजी से लड़ने के लिए। और इसमें क्या हो जाती है, शिवाजी की हार हो जाती है। और जो शिवाजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पूना, पूना जो कि उनकी खुद की जागीर भी थी, वो जागीर किसके हाथों में चली जाती है, मुगलों के हाथों में चली जाती है। फिर कुछ सालों तक शिवाजी शांत बैठते हैं, 2-3 साल रुकते हैं, एंड फाइनली 1663 में शिवाजी एक अटैक करते हैं शाइस्ता खान के ऊपर, जो कि पूना में था। और ये अटैक कैसा था, बिना बताए अटैक किया गया था, एक सरप्राइज अटैक था, क्योंकि शिवाजी की तो आदत ही दिखाई की गुरिल्ला वॉरफेयर की। तो इनने छुप के बिल्कुल हमला कर दिया, बिल्कुल सरप्राइज कर दिया शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान की तैयारी नहीं थी, वो भाग जाता है और पूना को रिकैप्चर कर लिया जाता है शिवाजी के द्वारा। 1664 की कहानी क्या थी कि शिवाजी अब अपनी ताकत तो बढ़ा ही रहे थे, एक बार हार चुके थे मुगलों से, लेकिन अब अपनी ताकत को वापस बढ़ा रहे थे। अब 1664 में शिवाजी क्या करते हैं, जो सूरत की पोर्ट सिटी थी, मतलब सूरत क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या था, मुगल ट्रेडिंग सेंटर था। तो सूरत पर जाके क्या करते हैं, धावा बोल देते हैं और सूरत को लूट लेते हैं, और कहते हैं कि 1 करोड़ के आसपास का धन ने यहाँ से अर्जित किया। इसके बाद क्या होता है, जब औरंगजेब को पता चलता है कि अटैक ऑन शाइस्ता खान एंड सूरत, है ना, कि क्या हुआ है, शाइस्ता खान पे अटैक हुआ है और सूरत पे भी क्या हुआ, अटैक हुआ है, सूरत को लूट लिया गया है। औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया और उसने क्या किया, फाइनली हेल्प ले ली राजपूत रूलर, ध्यान से सुनिएगा, औरंगजेब ने अब हेल्प ली है एक राजपूत रूलर की, जिसका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह वन। याद रखना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जय सिंह वन की, इनका टाइटल था मिर्जा राजा। और जो 18वीं सदी में जो राजा जय सिंह है, वो है राजा जय सिंह द्वितीय, है ना, राजा जय सिंह टू, उनको टाइटल मिला गया था सवई का। तो याद रखना, ये सवई राजा जय सिंह नहीं है। इनका जो टाइटल था, जय सिंह वन का जो टाइटल था, वो था मिर्जा राजा, और मिर्जा राजा का सिंपल सा मतलब होता है हाई क्लास नोबल, इतना हमको ध्यान रखना होगा। तो मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम की हेल्प से क्या होता है, शिवाजी पे हमला किया जाता है। और मिर्जा राजा जय सिंह कौन थे, आमेर के राजा थे, आमेर मीन्स जयपुर के राजा थे। और शिवाजी क्या हो जाते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा हारे जाते हैं, और मिर्जा राजा जयसिंह पुरंदर का जो किला था उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और पुरंदर का किला शिवाजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किला था, कारण ऐसा बताते हैं कि वहां पे इनकी फैमिली को छुपाने का पूरा बंदोबस्त रहा करता था इन केस ऑफ इमरजेंसी, और पूरा खजाना भी इनका कहाँ पे छुपा रहता था, पुरंदर के किले में छुपा रहता था। एंड फाइनली शिवाजी को नेगोशिएट करना पड़ा इन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो अब आगे हम लोग देखने वाले हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर ऑफ 1665।
तो दोस्तों ट्रीटी ऑफ पुरंदर दो होती हैं, एक आगे भी होने वाली है ना, वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे, वो तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो आगे होगी वो तो होगी एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे, तो वो अभी हम लोग नहीं देखने वाले हैं। अभी हम जिस ट्रीटी ऑफ पुरंदर की बात कर रहे हैं ये है 1665 की ट्रीटी। और इसमें क्या होता है, शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किलो को मुगलों को सौंपना पड़ता है। तो एक काफी बड़ी हार आप यहाँ पे देख सकते हैं शिवाजी की। शिवाजी वॉज टोल्ड टू ज्वाइन मुगल सर्विस, कि आप आओ मुगलों की सेवा करो, है ना, मुगल सर्विस को ज्वाइन कर लो, मुगलों के लिए काम करो। लेकिन शिवाजी ने इसमें तैयार नहीं हुए और उसने अपनी जगह अपने बेटे संभाजी को मुगलों की सर्विस के लिए भेज दिया, और संभाजी को मुगलों ने 5,000 का मनसब भी प्रोवाइड किया। ठीक है। और शिवाजी इसके बाद बताते हैं कि एग्री भी हो गए कि वो बीजापुर के खिलाफ क्या करेंगे, मुगलों की मदद करेंगे। और शिवाजी को मना लिया गया कि आप जाइए आगरा दरबार जो होता है औरंगजेब का, उसको अटेंड करिए। और जब आगरा के दरबार में शिवाजी अटेंड करने जाते हैं औरंगजेब के आगरा दरबार में, तो वहां पे इनको इंसल्ट किया जाता है, इनकी इंसल्ट करी जाती है, बेइज्जती करी जाती है आगरा दरबार में। और फिर ये वापस आने लगते हैं बिल्कुल पीठ दिखा के। तो औरंगजेब क्या करता है, थोड़ा चिड़चिड़ा जाता है और क्या करता है, इनको सिपाहियों की मदद से पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी शिवाजी क्या होते हैं, फूलों की टोकरी में छुप के क्या हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं, ऐसा किताबों में लिखा गया है। और सिक्स्थ पॉइंट में यहाँ पे बताते हैं कि शिवाजी अगेन कंसोलिडेटेड हिज पावर एंड ही अगेन स्टार्टेड प्लंडरिंग मुगल्स। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद 1665 के बाद फिर से कुछ समय रुकने के बाद शिवाजी क्या करते हैं, अपनी पावर को वापस से अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और वापस से मुगलों को लूटना शुरू कर देते हैं। 1670 में वापस से सूरत पे क्या करते हैं शिवाजी, लूटपाट करते हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि सूरत तो क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुगल्स, है ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। एंड शिवाजी रिकैप्चर्ड मेनी ऑफ द फोर्ट्स, और वापस से जितने भी किले इनने खोए थे, 23 किले इनने खो दिए थे 35 में से, उनमें से बहुत सारे किलों को वापस जीत भी लेते हैं। अब शिवाजी की पावर पहले से भी क्या हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसके बाद 1670 में कोंढन के किले को ये जीतते हैं, जिसको बैटल ऑफ सिन्हागढ़ के द्वारा जीता गया था। और इसी में नाम आता है जनरल तानाजी का, जिसके ऊपर अभी एक मूवी भी बनी है। ठीक है। तो शिवाजी के जनरल थे, मिलिट्री जनरल थे तानाजी, इन्होंने गैलेंटली बिल्कुल लड़ाई करी और फाइनली ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन फिर भी इसमें क्या हुआ, जीत किसकी हुई, शिवाजी की ही हुई। और जब जनरल तानाजी की मृत्यु हो जाती है तो शिवाजी काफी दुखी होते हैं, वो कहते हैं किला तो हमने जीत लिया लेकिन हमने एक शेर को खो दिया। जनरल तानाजी की ब्रेवरी के ऊपर अभी रिसेंटली एक मूवी भी रिलीज हुई है। अब 10वें नंबर पे यहाँ पे बताते हैं बैटल ऑफ सालेर भी हुआ 1672 में, और मुगल आर्मी को इसमें किसने हरा दिया, मराठास ने हरा दिया। तो अभी हमने देखा ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद 1665 के बाद कैसे शिवाजी ने वापस से अपनी ताकत को बढ़ाया और मुगलों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी इन 1674। अब ताकत तो बढ़ा ही चुके थे शिवाजी वापस, ठीक है, अब समय आ गया था उनका राज्याभिषेक होने का। तो अब शिवाजी की क्या होती है, कोरोनेशन सेरेमनी होती है, जिसको गंग भट्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और कहां पे परफॉर्म किया जाता है, उनकी नई राजधानी रायगढ़ में। एंड फाइनली अब शिवाजी अडॉप्ट करने वाले हैं द टाइटल ऑफ छत्रपति। और छत्रपति शिवाजी के नाम से आगे आप ये फेमस होने वाले हैं। अब हमको शिवाजी ना बोल के क्या बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी बोलेंगे। और यहां से मराठा एम्पायर की स्टार्टिंग इन्होंने कर दी, फाइनली स्टैब्लिश कर दिया सक्सेसफुली, और पहले छत्रपति बनते हैं मराठा साम्राज्य के। ऑल्सो एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ हैंदव धर्मोधारका। दोस्तों हैंदव धर्मोधारका का मतलब होता है द प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुत्व की रक्षा करने वाला। तो शिवाजी ने एक और टाइटल एडॉप्ट किया जिसका मतलब होता है कि वो कौन है, वो है हिंदुइज्म की रक्षा करने वाले, हिंदू की रक्षा करने वाले। एंड शिवाजी मेड अलायंस विद कुतुबशाही डायनेस्टी। कुतुबशाही डायनेस्टी के जो रूलर थे गोलकोंडा के, है ना, गोलकोंडा के रूलर के साथ इनने अलायंस बनाया, है ना, दोनों मिले और क्या करते हैं, कर्नाटिक एरिया में जाके जिंजी और वेल्लोर पे अपना कब्जा कर लेते हैं। एंड शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में तेज बुखार के कारण। तो इस तरीके से शिवाजी का उदय हुआ, शिवाजी का अंत हमने देखा। अब छत्रपति का टाइटल इनने ले ही लिया था और मराठा एम्पायर की स्टार्टिंग इनने कर दी थी। अब दूसरे छत्रपति कौन होंगे, अब उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दूसरे छत्रपति को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि किस तरीके से ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। तो दोस्तों शिवाजी का ऐसा कहना था कि जो भी टेरिटरी उनके अंडर में आती थी वो उनको क्या बोलते थे, स्वराज बोलते थे। स्वराज में सबसे पहले प्रोविंसेस में स्वराज इनका बटा हुआ था। 3 प्रोविंसेस थे, महाराष्ट्र,
तमिलनाडु एंड कर्नाटका। आज की अगर हम एरिया की बात करें, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं मराठा एम्पायर की, बाद में तो ये और बढ़ जाता है। तो प्रोविंसेस को भी अगर हम लोग डिवाइड करें तो प्रोविंसेस के बाद आएंगे प्रांत, प्रांत के बाद आएंगे परगनास, परगनास के बाद आएगा तरफ, तरफ मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, एंड फाइनली ग्रुप ऑफ विलेजेस में लास्ट जो हम देखते हैं वो एक सिंगल विलेज होगा, और सिंगल विलेज का जो हेड होगा उसको पटेल बोला जाएगा। तो ये पटेल सरनेम जो आज आप देखते हैं, ये यहाँ से कहीं आप बोल सकते हैं उसका ओरिजिन भी यहीं से हुआ है, शिवाजी के समय से ही। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड अष्ट प्रधाना। तो यहाँ पे जो इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, इनकी जो कैबिनेट थी, उसका नाम था अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान, अष्ट का मतलब होता है आठ, आठ से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 8 मंत्रियों के बारे में हमको बताया गया है। तो सबसे पहले आपको कौन से मंत्री दिख रहे हैं, इनका नाम है पेशवा। इनको पेशवा बोलते थे, पंत प्रधान बोलते थे। इनका काम था फाइनेंशियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। बाद में यही मराठा साम्राज्य के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। इसके बाद अमात्य, अमात्य मजूमदार, इसको फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से यहाँ पे हम बोलेंगे। सेनापति को सर ए नौबत भी बोलते थे, मिलिट्री का कमांडर होता था। वकनवीस की बात करें तो इंटेलिजेंस का हेड या फिर इंटरनल अफेयर्स के पूरे मामले वकनवीस को देखना पड़ते थे। सचिव मतलब करस्पॉन्डेंस, पत्राचार विभाग। सुमंत की बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। न्यायाधीश हेड ऑफ जुडिशियरी। पंडित राव हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट। इस तरीके से आपको शिवाजी का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एक आइडिया आपको मिला। आगे देखते हैं शिवाजी के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो शिवाजी के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू, जो कि फिक्स था। अगर हम इनिशियली देखें तो लैंड रेवेन्यू हुआ करता था 1/3 मतलब 33% ऑफ द प्रोड्यूस, 33% ऑफ द प्रोड्यूस। बाद में इसको बढ़ा के 2/5 कर दिया, 40% ऑफ द प्रोड्यूस कर दिया गया कुछ रिफॉर्म्स लाने के बाद। उसके बाद कुर्जा पट्टी के बारे में बताते हैं कि ये एक तरह का टैक्स हुआ करता था जिसको लैंडलॉर्ड्स लोगों को पे करना पड़ता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। जब कोई आपदा का समय आता था तो जितने भी बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उनको कुर्जा पट्टी के नाम पे एक क्या देना पड़ता था, टैक्स भी पे करना पड़ता था। मराठा एम्पायर को मोहतरफा, टैक्स ऑन प्रोफेशनल्स एंड ट्रेडर्स, जो प्रोफेशनल्स या ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको मोहतरफा का एक एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ता था। इसके बाद दोस्तों 2 तरीके के और टैक्सेस की यहाँ पे शिवाजी ने क्या करी, स्टार्टिंग करी। इसको बोलते थे चौथ और सरदेशमुख, और ये सिर्फ और सिर्फ नेबरिंग किंगडम्स के लिए क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। चौथ का मतलब होता है 1/4, है ना, 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू बी गिवन टू मराठास। कहते थे कि इनके आसपास के जितने भी किंगडम है, ये कहते थे आप अपने पूरे लैंड रेवेन्यू का 1/4 जो हिस्सा होगा, है ना, 1/4 पार्ट आप मराठा एम्पायर को दे दीजिए एज अ चौथ, एज अ टैक्स। और इन रिटर्न क्या करेंगे ये लोग मराठा, इनको कभी भी हमला नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, बल्कि इनकी रक्षा करेंगे अगर इनके ऊपर कोई और आके हमला करता है तो। सरदेश मुख को अगर देखें तो सरदेश मुख में यहाँ पे बताते हैं कि ये भी एक एडिशनल टैक्स था, ठीक है। 10% के अकॉर्डिंग ये लोग ये टैक्स लिया करते थे, सरदेश मुखी 10% था। और ये उन जगह से लिया जाता था जहां पे मराठास अपना क्लेम करते थे, अपना हेरिडेटरी राइट्स बताते थे। बस किसी कारण से अब वो एरिया किसके अंडर में जा चुका था, मुगल एम्पायर में, लेकिन वहां से भी ये लोग जाके क्या करते थे, सरदेश मुखी को कलेक्ट किया करते थे। तो ये हमने देखा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगर बात करें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की तो ये भी काफी अच्छी थी शिवाजी की। तो इन्फेंट्री जो कि हमारी पैदल सेना होती है, इसकी अगर बात करें तो इसमें भी 2 आपको कैटेगरीज दिखेंगी, हेडकारी मस्केटियर्स और एक दूसरे नंबर पे थे मवाल्स, ठीक है, मवालिस भी बोलते हैं इनको। तो हेडकारी मस्केटियर्स में देखिए, मस्केट का मतलब होता है एक बंदूक। आपने देखिए एक बंदूक होती है मस्केट, तो जो भी बंदूकधारी होंगे सिपाही उनको हेडकारी मस्केटियर्स बोला गया, है ना। कोनकानी मस्केटियर्स थे जिनको कोंकण रीजन से रिक्रूट किया जाता था, कोंकण एरिया के ये मस्केटियर्स थे। दूसरे नंबर पे मवालिस थे, तो ये मवाल एरिया से लिए जाते थे। फुट सोल्जर्स थे, इनको वेस्टर्न महाराष्ट्र के आसपास से रिक्रूट किया जाता था। अब कैवेलरी की अगर बात करें, जो घुड़सवार वाली जो सेना होती है, जो अपने घोड़ों को मेंटेन करती है, तो उसमें भी 2 कैटेगरी, बर्गी, बर्गी एक स्टैंडिंग आर्मी थी, एक परमानेंट आर्मी थी। सिलहेदार, सिलहेदार टेम्परेरी आर्मी होती थी, मतलब जब भी लड़ाई होने वाली रहती थी तो सिलहेदार को टेम्परेरी बेसिस पे रिक्रूट कर लिया जाता था, सिर्फ लड़ाई झगड़े के आसपास। और ज्यादातर जो सिलेदार्स हुआ करते थे वो पिंडारिस कम्युनिटी के आया करते थे। काफी फेमस कम्युनिटी है, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। नेवी, अगर हम नेवी की बात करें तो इन्होंने अपनी नेवी को भी मजबूत बनाया, अपनी एक नेवी भी खड़ी करी, नेवल शिप्स ऑफ शिवाजी स्टेशन एट कोलाबा नियर बॉम्बे। बॉम्बे के पास कोलाबा में अपनी नेवल शिप्स को खड़ा किया करते थे। और नेवल शिप्स का ये लोग यूज करते थे किनके खिलाफ, पीपल ऑफ जंजीरा आइलैंड। ये जंजीरा आइलैंड क्या है, एक समुद्री टापू था जिसमें कौन लोग रूल करते थे, सिद्दीस रूल करते थे। ये मुस्लिम लोग थे अबिसीनिया के, जो कि अफ्रीका से बिलोंग करते थे। तो इनसे ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करते थे शिवाजी के साथ जब ये लोग, तो शिवाजी इसी नेवी का यूज किया करते थे। तो ये अभी हमने देखा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।
और एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अब डिस्कस करेंगे, शिवाजी इंट्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इन द आर्मी। कुछ इनने बदलाव भी किया अपनी आर्मी में। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, एक रेगुलर आर्मी को क्या किया, मेंटेन किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली अगर मिलिट्री की बात करें तो सोल्जर्स को 6 मंथ के लिए काम करवाया जाता था आर्मी में। उसके बाद वो अपने अपने घर जाके अपने अपने खेतों में काम किया करते थे। इससे क्या होता था, एक नुकसान ये होता था कि अगर ऐसे समय में हमला हो गया जब सेना में लोग ही कम है, लोग ही नहीं है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती थी। इसके लिए शिवाजी ने क्या किया, पूरे साल सर्विस इनने क्या कर दी, कंपलसरी कर दी। एक रेगुलर आर्मी थी जो कि 12 के 12 महीने काम करेगी, ठीक है। एंड इन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स को कैश में पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। और जो बड़े बड़े सोल्जर्स हुआ करते थे और अगर वो उनको कैश में पेमेंट नहीं कर पाते थे तो उनको जागीर दे दी जाती थी। और इन्होंने अपने सोल्जर्स को पैट्रियोटिज्म के लिए काफी क्या किया, इंस्पायर किया, देशभक्ति जगाई अपने सिपाहियों के बीच में शिवाजी ने। और इन्होंने सोल्जर्स को मेरिट के अकॉर्डिंग क्या किया, रिक्रूट किया। जितना अच्छा सोल्जर उसको ये लोग रिक्रूट कर लेंगे। और गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में हम सभी जानते हैं, शिवाजी की सेना की एक ही खासियत थी, ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट थे। क्या है इसमें गुरिल्ला वॉरफेयर में, है ना, ये गुरिल्ला वॉरफेयर सुटेबल होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर कैसी हो, पहाड़ हो, जंगल हो, घने जंगल हो, तो वहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर काफी मददगार साबित होता है शिवाजी की सेना को। इसमें ऐसा मानते थे कि सरप्राइज अटैक कर दो एनिमी पे, उसको मार दो, उसको लूट लो और वहां से गायब हो जाओ जंगलों में। तो इस तरीके से होता था गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसमें शिवाजी बहुत एक्सपर्ट थे, इनकी आर्मी बहुत एक्सपर्ट थी। चलिए फाइनली अब हम स्टार्ट कर देते हैं मराठा स्टेट को, क्योंकि छत्रपति का टाइटल शिवाजी ने ले ही लिया था और वो बन गया था छत्रपति शिवाजी। तो शिवाजी के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अगर हम लोग शिवाजी के जन्म को देखें तो वो तो हुआ था 1627 में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इनको अगर ऐसा देखें कि गद्दी पे कब बैठे, छत्रपति की गद्दी इनने कब संभाली, तो इनने वो संभाली 1674 से 1680, ठीक है। 1680 में तेज बुखार के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सिर्फ 6 साल के बीच, 6 साल ही ये क्या रहे, छत्रपति रहे। इसके बाद जो छत्रपति बनते हैं वो है छत्रपति संभाजी। संभाजी 1680 से 1689 के बीच में छत्रपति रहे। और इनके बारे में बताते हैं कि इनको औरंगजेब ने क्या कर दिया था, हरा दिया था और बाद में औरंगजेब ने इनको मार दिया। और क्यों मारा उसका रीजन भी यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि छत्रपति संभाजी बिल्कुल तैयार नहीं थे इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए, और फाइनली औरंगजेब ने उनको क्या कर दिया, मार दिया। छत्रपति संभाजी के बाद छत्रपति राजाराम की एंट्री हुई और उन्होंने छत्रपति की गद्दी संभाली। और छत्रपति राजाराम का समय था 1689 से 1700 के आसपास। और ही फ्लेड फ्रॉम राजगढ़ टू जिंजी ड्यूरिंग मुगल इन्वेजन इन 1689। 1689 में जब ये गद्दी संभाली रहे होंगे उस समय, तो मुगलों का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ ही हुआ था और रायगढ़ से भाग गए थे जिंजी। और रायगढ़ वॉज कैप्चर्ड बाय मुगल्स अलोंग विद संभाजी's वाइफ एंड हिज सन शाहू जी। तो संभाजी की वाइफ को और शाहू जी को किसने पकड़ लिया था, मुगलों की सेना ने, औरंगजेब की सेना ने पकड़ लिया था। सेकंड पॉइंट में राजा राम के बारे में ये भी बताते हैं कि इन्होंने एक नई पोस्ट बनाई थी प्रतिनिधि के नाम से, है ना। और अब जो अष्टप्रधान में जो पहले 8 मंत्री थे वो अब अष्टप्रधान ना रह के अष्टप्रधान प्लस प्रतिनिधि ऐसा आप उसको बोलते थे, क्योंकि अब मंत्री कितने हो गए थे, 9 हो गए थे। और छत्रपति राजाराम की मृत्यु होती है सतारा में, जो कि मराठास की न्यू कैपिटल भी थी। इसके बाद जो अगले छत्रपति तो हम इनको नहीं बोलेंगे। इसके बाद कुछ समय के लिए 1700 से लेकर 1708 के बीच में जो गद्दी संभाली गई वो शिवाजी 2 के द्वारा संभाली गई। इनको छत्रपति का टाइटल लीगली तो हम नहीं बोल सकते कि इनको मिला था, क्योंकि राजा राम के जो बेटे थे इनका नाम था शिवाजी 2 एंड अंडर द गार्डियनशिप ऑफ हिज मदर ताराबाई। तो ताराबाई की गार्डियनशिप में ही शिवाजी 2 तो माइनर थे क्योंकि काफी छोटे थे, तो ताराबाई ने ही क्या किया, आप ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ समय के बीच में इनका रूल आया था। लेकिन शाहू जी को क्या होता है, औरंगजेब ने शाहू जी को पकड़ा था। लेकिन जब बहादुर शाह एम्परर बनता है, बहादुर शाह प्रथम जिसको मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं, जब ये एम्परर बनता है तो शाहू जी को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। शाहू जी ताराबाई को इसमें हरा देते हैं, जो कि कौन थे, संभाजी के बेटे थे। एंड फाइनली अब छत्रपति बनने वाले थे छत्रपति शाहू जी। और 1708 से 1749, ठीक है, आप काफी लंबा समय था इनका, आप वो देख सकते हैं यहाँ पे। शाहू जी का जो रीन था उसमें राइज होता है पेशवास का। शाहू जी के समय में ही क्या होता है, पेशवास का उदय होता है। और ग्रेजुअली होता क्या है कि जो पपेट रूलर बन जाते हैं, कौन, शाहू जी। शाहू जी क्या बन जाते हैं, जो छत्रपति थे वो एक पपेट रूलर बन जाते हैं और पेशवा सर्वे सर्वा हो जाते हैं। पेशवा बिकेम ऑल इन ऑल, मतलब अब पूरी कमांड मराठा एम्पायर की किसके हाथों में आ चुकी थी, पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। और पेशवा पूना में ही रहे और
और पूना में रहने का कारण यही भी था कि मराठा जो सेक्रेटेरिएट था, जो मराठा का जो सेक्रेटेरिएट था वो पूना में ही था, उसकी गद्दी पूना में ही थी। तो पेशवा पूना में ही रहे और छत्रपति की सीट को कहाँ शिफ्ट कर दिया, सतारा में शिफ्ट कर दिया, जो कि उनकी नई कैपिटल भी थी, किसकी, मराठा एम्पायर की। छत्रपति शाहू जी के बाद भी काफी सारे छत्रपति रहे, ठीक है, लेकिन उनको डिस्कस किया ही नहीं जाएगा क्योंकि वो तो सिर्फ क्या थे, पपेट रूलर थे। छत्रपति शाहू जी के बाद अब स्टार्टिंग हो जाएगी मराठा कॉन्फेडरेसी की। मराठा स्टेट अब नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे मराठा कॉन्फेडरेसी। चलिए उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मराठा कॉन्फेडरेसी में सबसे पहले जो पेशवा थे, जिसने क्या किया, मराठा एम्पायर पे पूरा रूल करना स्टार्ट कर दिया था, छत्रपति होने के बाद भी पूरी कमांड बालाजी विश्वनाथ के हाथों में आ गई थी। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा आप बोल सकते हो, जिनने पूरा रूल संभाला मराठा एम्पायर का। 1713 से 1720 के बीच में इनका रूल रहता है। पहले पेशवा हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ रेवेन्यू क्लर्क, एक रेवेन्यू में एक मामूली से क्या थे, एक क्लर्क ही थे, और ये फाइनली पेशवा बने। और फिर इन्होंने क्या कर दिया, छत्रपति के टाइटल को बिल्कुल पपेट रूलर की तरह समझा और खुद रूल करना स्टार्ट कर दिया मराठा कॉन्फेडरेसी पे। इन्होंने पेशवा की पोस्ट को बहुत पावरफुल भी बनाया, क्योंकि पेशवा तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन फाइनली अब सबसे पावरफुल हो गए थे कौन, पेशवा। और पेशवा की पोस्ट को इन्होंने हेरिडिटरी कर दिया, वंशानुगत कर दिया, मतलब इनके बाद इनका बेटा ही क्या बनने वाला था, इनका बेटा ही बनने वाला था पेशवा। तो अभी हमने देखा पेशवा बालाजी विश्वनाथ को, तो इनको पेशवा ही बोलेंगे, इनको छत्रपति ना बोल के इनका टाइटल है पेशवा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अब इसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि इन्होंने ही शाहू जी की मदद भी करी थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने शाहू जी की मदद करी थी, जो अलग अलग ऑलमोस्ट जितने भी मराठा सरदार थे उस समय के, है ना, उनको शाहू की साइड में लाने के लिए। चलिए अब पढ़ने वाले हैं हम लोग पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में। इन्हीं के ऊपर एक मूवी भी बनी है और इनको हम बोलते हैं क्या, बाजीराव बल्लाल। इनका एक और नाम है बाजीराव बल्लाल। और शनिवार वाड़ा जो था, फोर्ट्रेस थी एक पुणे में, इसको इन्हीं ने बिल्ड करवाया और इन्होंने इसको क्या कर दिया, पेशवा की सीट भी बनाया। और 20 साल के इनके मिलिट्री करियर में 1720 से 1740 के बीच में बाजीराव प्रथम का क्या होता है, बाजीराव बल्लाल का करियर होता है। तो 20 साल के मिलिट्री करियर में ये एक भी बैटल नहीं हारे थे। और मराठा जो थे उनकी जो पावर थी वो वो बाजीराव प्रथम के समय में, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो काफी फेमस मूवी है, तो उसको आप जरूर देखें। तो बाजीराव प्रथम जो थे, इन्हीं के समय में मराठास क्या हो गए, पीक पर पहुंच गए, सबसे ज्यादा तरक्की इनने हासिल करी, किनने, द मराठास ने। एंड अंडर हिम सेवरल मराठा फैमिलीज बिकम प्रोमिनेंट। इस इनके बीच में, इनके समय के बीच में ही बहुत अलग अलग मराठा फैमिलीज भी क्या हो गई, प्रोमिनेंट हो गई। जैसे कि ग्वालियर में दबदबा बनाया किसने, सिंधियास ने। इंदौर में आए होलकर। धार में किसका रूल मतलब किसका दबदबा बन गया, पवार्स का। बड़ौदा को किसने संभाला, गायकवाड़ ने संभाला। नागपुर को भोसले ने, और पूना में तो पेशवा बैठे हुए ही थे। एंड इन्होंने, बताते हैं, बाजीराव वन ने 1728 में कनकट कर लिया मालवा को। आगे बताते हैं 1729 में इन्होंने राजा छत्रसाल ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड के राजा थे राजा छत्रसाल, एक राजपूत थे, उनको मुगलों से बचाया। मुगलों की सेना को उस समय लीड कर रहा था मोहम्मद खान बंगश, जो कि एक अफगान था, ठीक है, मुगलों की तरफ से लड़ने आया था, किससे, राजा छत्रसाल से। कारण ये था, आप यही सोच रहे होंगे कि मुगलों और राजपूतों के बीच में तो काफी सारे क्या समझौते हुआ करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, तो राजा छत्रसाल पे मुगलों ने हमला किया क्यों। कारण ये था कि राजा छत्रसाल ने अपने आप को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और बुंदेलखंड की स्थापना कर दी थी। मुगल एम्पायर को पसंद नहीं आया, मोहम्मद खान बंगश जो कि एक अफगान था, उसको भेज दिया काफी लंबी बड़ी सेना लेके, किसको, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पे हमला करने के लिए। और छत्रसाल की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं बाजीराव बल्लाल, और इन्हीं की बाद में शादी होती है किससे, छत्रसाल की बेटी से, मस्तानी से। मस्तानी एक मुस्लिम थी and had a son named Shamsher Bahadur who died in the third battle of पानीपत ना। पानीपत के तीसरे युद्ध में शमशेर बहादुर, जो कि बाजीराव बल्लाल के ही बेटे थे, बस इनका नाम उन्होंने मुस्लिम ही रखा क्योंकि काफी सारी कंट्रोवर्सीज थी, तो कुछ कारण ऐसे थे कि इनका नाम इन्होंने शमशेर बहादुर रखा। बाजीराव बल्लाल ने अपने बेटे का नाम शमशेर बहादुर रखा। तीसरे बैटल ऑफ पानीपत में इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत ब्रेवरी के साथ इन्होंने लड़ाई करी थी। बाद में बताते हैं 1736 में
जो हमारे बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने सिद्दी सब जंजीरा को हरा दिया। बाजीराव प्रथम के भाई थे चिन्माजी अप्पा, ठीक है। तो चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में किसको हराया गया? सिद्दी सब जंजीरा को हराया गया और इनको मेनलैंड से एक्सपेल्ड कर दिया गया। मेनलैंड मींस ये जो सिद्दी सब जंजीरा थे, जंजीरा आइलैंड में जो किला था ना, वहीं पे ये लोग रूल करा करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये मराठा एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगे, जमीन पे आने लगे थे, मेनलैंड पे आने लगे थे। फाइनली इनको भगाया, बोला जाओ आप जंजीरा का जो फोर्ट है ना वहीं तक रहो, यहाँ दिखना मत बिल्कुल भी। 1737 में बैटल ऑफ भोपाल होता है, जिसमें निजाम ऑफ हैदराबाद हार जाता है और एक ट्रीटी साइन करी जाती है, ट्रीटी ऑफ दोरा सराही के नाम से, काफी फेमस है। बैटल ऑफ भोपाल अगर पूछे किसके बीच में हुआ था, तो हमको बताना है बाजीराव प्रथम वर्सेस द निजाम ऑफ हैदराबाद, एंड द ट्रीटी ऑफ दोरा सराई इसमें साइन करी जाती है। इसके बाद 1738 में बाजीराव प्रथम ने बसेन और सालसेट पे भी कब्जा किया, जो कि किसके अंडर में था उस समय? पोर्टुगीज के अंडर में था। हालांकि पोर्टुगीज का जो दबदबा था वो बना रहा गोवा की तरफ, लेकिन बसेन और सालसेट जो थे ये दोनों मराठा एम्पायर के अंदर शामिल हो गए। बाजीराव वन की एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, इन्होंने ऐसा बोला था दैट लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्व्स। और ऐसा बोलते हैं कि ये जो इनने जो बोला है कि आप एक कमजोर पेड़ की ट्रंक पे ही हमला कर दो, उसकी जो ब्रांचेस है वो तो अपने आप ही गिर जाएंगी। वो इनने बोला था किस पे? मुगलों के ऊपर बोला था, क्योंकि मुगल एम्पायर उस समय वैसे भी अपने पतन के समय में था। मुगल एम्पायर का पतन हो रहा था और मराठा एम्पायर का उदय हो रहा था। तो ये हमने देखा बाजीराव प्रथम के बारे में। बाजीराव वल्लाल के बारे में भी इनको जानते थे, पेशवा थे ये, पेशवा बाजीराव प्रथम। आगे देखते हैं अगले पेशवा कौन बनते हैं। दोस्तों अब जो अगले पेशवा बनने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि बालाजी बाजीराव जो कि बेटे थे बाजीराव प्रथम के, बाजीराव बल्लाल के बेटे थे, 1740 से 1761 के बीच में इनका शासन रहता है। और तीसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था मराठास को, 14 जनवरी 1761 में युद्ध होता है, तो वो इन्हीं के शासन में हुआ था, इसलिए बालाजी बाजीराव थोड़े इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। इनको पॉपुलरली बोलते थे नाना साहेब के नाम से, तो बालाजी बाजीराव को ही नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों एक और नाना साहेब है, वो आए थे सन 1857 की क्रांति के समय में, तो वो नाना साहिब अलग हैं, उनके बारे में आगे भी देखेंगे अभी लेक्चर के एंड में। तो ये जो नाना साहेब थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बालाजी बाजीराव के बारे में। एंड मराठास कंट्रोल ओवर मालवा गुजरात एंड बुंदेलखंड वॉज कंसोलिडेटेड, मीन्स गुजरात मालवा बुंदेलखंड पे तो पहले ही से कब्जा हो गया था, किसके समय में? बाजीराव प्रथम के समय में ही कब्जा कर लिया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि इनका जो कंट्रोल था वो और मजबूत हो जाता है बालाजी बाजीराव के समय में, पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में। 1752 में मराठास ने क्या किया? इमाद उल मुल्क को वजीर बना दिया मुगल एम्पायर का, ठीक है। और मराठा सून क्या हो गए? मराठा सून बिकेम द पावर बिहाइंड द मुगल थ्रोन। मुगल थ्रोन तो है, लेकिन उसके पीछे जो असली पावर थी वो कौन थी? वो थी मराठास की पावर। एंड पेशवा बालाजी बाजीराव और मुगल एम्पायर अहमद शाह के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें मुगलों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं कौन? द मराठास। कहते हैं चाहे चाहे इंटरनल आपका दुश्मन हो, चाहे एक्सटर्नल आपका दुश्मन हो, मराठा एम्पायर आपकी हेल्प करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। और इसलिए क्या होता है, जब आगे अहमद शाह अब्दाली का हमला होता है तो मुगलों को बचाने के लिए मराठास की एंट्री हो ही जाती है, ठीक है। मराठास चले ही जाते हैं किससे? बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से लड़ने। और दिल्ली पे जब इनने अपना, आप बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, इमादुल मुल्क को वजीर बना दिया। दिल्ली की असली ताकत तो पीछे से यही पूरा कंट्रोल कर रहे थे। अब दिल्ली के बाद मराठास की नजर पड़ती है पंजाब पे, पंजाब पे एक पूरा कब्जा कर लेते हैं, लेकिन किसको हटाने के बाद? अहमद शाह अब्दाली के एक एजेंट को भगाने के बाद। और अहमद शाह अब्दाली का जो एजेंट था, कहते हैं उसी का खुद का बेटा था, सगा बेटा था, जिसका नाम था तैमूर शाह दुर्रानी या तैमूर शाह अब्दाली आप बोल सकते हैं। और 1760 में फिर निजाम ऑफ हैदराबाद को हरा दिया जाता है बैटल ऑफ उदगिर में, है ना, उदगिर में हरा दिया जाता है। एंड लास्ट में हमको यहाँ पे बताते हैं कि अब आएगा अहमद शाह अब्दाली का रिवेंज, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के बेटे को पंजाब से भगा दिया जाता है, बेइज्जत करके, बिल्कुल बुरी तरीके से हरा के भगा दिया जाता है। अहमद शाह अब्दाली बदला लेने के लिए आता है और अब स्टार्टिंग होने वाली थी द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, विच चेंज द इंडियन हिस्ट्री। इसने इंडिया का इतिहास बदल के रख दिया, काफी इंपॉर्टेंट बैटल है। 14 जनवरी 1761 में होता है ये बैटल पानीपत की भूमि पर। अहमद शाह अब्दाली प्लस नजीब उद्दौला जो कि रोहिलखंड का था, प्लस नवाब शुजा उद्दौला अवध का नवाब था, ये तीनों मिल जाते हैं। मराठास बेचारे अकेले हो जाते हैं, मराठास की किसी ने मदद नहीं करी। कारण यह आप बोल सकते हैं कि मराठास क्या करते थे, चौथ और
सरदेशमुखी वसूला करते थे, तो इनके आसपास के जो भी रूलर्स थे वो इनसे कहीं ना कहीं नाराज थे, तो इनकी मदद किसी ने नहीं करी। तो ऐसा होता है कि जब युद्ध होता है तो ये हार जाते हैं मराठास। और यहाँ पे बताते हैं कि जो नॉमिनल कमांड थी मराठास की इस समय वो थी पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव, इन्हीं के बेटे थे विश्वास राव। तो विश्वास राव के हाथ में थी, तो ये तो एक माइनर सन थे, 18 साल के भी नहीं थे। लेकिन जो एक्चुअल कमांड थी वो थी सदाशिव राव भाऊ के हाथों में, जो कि पेशवा के भाई थे। पेशवा के भाई थे, पेशवा के कजिन थे। ठीक है, तो सदाशिव राव भाऊ के हाथों में पूरी कमांड थी। बहादुरी से लड़ने के बाद भी मराठास हार जाते हैं। एंड ऐसा कहते हैं दैट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड हु वाज टू रूल इंडिया बट रेदर हु वाज नॉट। मतलब कौन भारत पे शासन करेगा ये नहीं डिसाइड किया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने, लेकिन ये डिसाइड कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। और इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि भारत पे कौन शासन नहीं करने वाला था आगे 1761 के बाद, द मराठास। मराठास की इसमें हार हो जाती है। तो ये था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो अब तीसरे युद्ध के बाद, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जो अगला पेशवा बनने वाले हैं वो हैं, जो अगले पेशवा बनने वाले हैं उनका नाम है माधवराव। So, after the Third Battle of Panipat in 1761, Nana Fadnavis rose to prominence as a minister. नाना फडणवीस का उदय होता है एक मंत्री के रूप में। एंड फाइनली नाना फडणवीस का जब उदय होता है तो नाना फडणवीस ही थे जिन्होंने माधवराव की मदद करी टू रिगेन द प्रेस्टिज एंड पावर ऑफ द मराठास अगेन आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एंड इन द रीन ऑफ माधव राव निजाम वॉज अगेन डिफीटेड। देखिए निजाम क्या है, कभी हारते थे तो ऐसा नहीं कि छोड़ देते थे, हारते थे फिर लड़ते थे, फिर हारते थे फिर लड़ते थे, कभी जीतते थे कभी हारते थे, तो निजाम तो बदलते रहते थे हैदराबाद के, एक ही निजाम तो था नहीं। तो फिर से निजाम जो भी था उस समय को उसको हराया जाता है, हैदर अली को मना लिया जाता है। हैदर अली मजबूर हो जाता है क्या करने के लिए, ट्रिब्यूट पे करने के लिए, मतलब जो चौथ वगैरह ये लोग वसूला करते थे, चौथ सरदेशमुखी, तो वो सब हैदर अली को भी देना पड़ा आगे। और क्या बताया यहाँ पे कि नॉर्दर्न इंडिया का जो बहुत बड़ा एरिया था उस पर वापस से मराठास अपना कंट्रोल कर लेते हैं माधवराव के समय में। एंड इन्होंने रोहिल्लास को हरा दिया, और इन्होंने राजपूत और जाटों के जो रूलर्स थे उनको भी क्या किया, सब्जुकेट किया, उनको अपने में मिला लिया, मतलब उनसे अपनी बातों को मनवा लिया। And the untimely death of the Peshwa Madhav Rao started the struggle for power between रघुनाथ राव, जो कि कौन थे, रघुनाथ राव माधव राव के चाचा थे, और नारायण राव जो कि माधव राव के भाई थे। इनके बीच में गद्दी को लेके, पेशवा की गद्दी को लेके क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। और ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश ना बोल के हमको यहाँ इंग्लिश बोलना था, सॉरी मैंने ब्रिटिश यहाँ पे आपको लिख दिया है, तो ब्रिटिश ना बोल के आप ये बोलेंगे, जो इंग्लिश थे उन्होंने सपोर्ट किया रघुनाथ राव का, अंग्रेजों ने सपोर्ट किया रघुनाथ राव का, जिनको राघोबा भी बोलते थे। और जो नाना फडणवीस थे उन्होंने सपोर्ट किया नारायण राव का। तो ये थी कहानी माधव राव जब पेशवा बने थे उसके बीच की पूरी कहानी अभी हमने देखी। आगे देखते हैं अब कौन पेशवा बनने वाला था, क्योंकि यहाँ पे तो जंग छिड़ चुकी थी गद्दी के लिए कि रघुनाथ राव राघोबा पेशवा बनने वाला था, जो कि कौन था, चाचा था माधव राव का, कि नारायण राव पेशवा बनने वाला था जो कि माधव राव का भाई था। तो आगे देखेंगे अब। तो आगे अब जो पेशवा बनने वाला था वो कौन था, वो था नारायण राव। तो नारायण राव अगले पेशवा बनते हैं, और 1772 से 1773 के बीच में ही क्या हो जाता है, इनका रूल खत्म हो जाता है। क्योंकि जब ये पेशवा बनते हैं, जो लीगल पेशवा अगर हम बोले, क्योंकि रघुनाथ राव क्या करता है, जब ये पेशवा बन जाते हैं तो इनको मार देता है, इनकी हत्या कर देता है फ्रस्ट्रेशन में आके 1773 में। और जो नारायण राव जब पेशवा बने थे तो इनका एक बेटा था जिसका नाम था सवाई माधव राव, सवाई इनका टाइटल था, इनके बेटे को माधव राव दो के नाम से भी जानते हैं। तो नाना फडणवीस जब नारायण राव की हत्या कर दी जाती है तो पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, नारायण राव के बेटे सवाई माधव राव की देख-रेख की जिम्मेदारी ले लेते हैं नाना फडणवीस, और उनकी वाइफ की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाना फडणवीस के हाथों में आ जाती है। एंड नाना फडणवीस 12 मराठा चीफ की स्टार्टिंग करते हैं, जिनको 12 भाई के नाम से भी जानते हैं। इनको लीड करते थे नाना फडणवीस। एंड इन सभी की हेल्प से काफी सारे एफर्ट्स के बाद इन्होंने क्या किया, जो इन्फेंट था, जो कि एक बच्चा था सवाई माधव राव, उसको नया पेशवा बना दिया और उसके लिए रूल किया, उसके नाम पे मराठा एम्पायर को आगे रूल भी किया। लेकिन रघुनाथ राव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसको पेशवा नहीं बनने दिया, नारायण राव को उसने मार दिया, उसके बाद भी नहीं बनने दे रहे हैं। उसके उसके छोटे बच्चे के नाम पे नाना फडणवीस क्या कर रहे हैं, मराठा एम्पायर को रूल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द 12 मराठा चीफ, जिनको 12 भाई के नाम से जानते थे, 12 मराठा चीफ थे ये।
तो रघुनाथ राव जाता है अंग्रेजों से मदद मांगने, और इसके बाद स्टार्टिंग हो जाती है एंग्लो मराठा वॉर्स की। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ वो हुआ 1775 से 1782 के बीच में, जिसमें कि अंग्रेजों की हार हो जाती है। ठीक है, पहले एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों की हार हो जाती है और एक ट्रीटी होती है, द ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। और इसमें क्या होता है, अंग्रेजों ने मान लिया, क्या मान लिया, कि सवाई माधवराव ही लीगल पेशवा है। किसके बाद, नारायण राव के बाद। चलिए आगे देखते हैं। तो नारायण राव के बाद अब जो पेशवा बनने वाला था वो कौन था, वो था सवाई माधव राव। तो सवाई माधव राव जब पेशवा बनते हैं तो इनका रूल रहता है 1774 से 1795 के बीच में। लेकिन 21 साल की उम्र में सवाई माधव राव आत्महत्या कर लेते हैं। और वो भी कहां से, शनिवार वाड़ा, जो कि पुणे में पेशवा की गद्दी बना दी गई थी, शनिवार वाड़ा जो इनका फोर्ट्रेस था, उसकी ऊंची दीवार से कूद के इनने आत्महत्या कर ली। कारण ये था कि जो नाना फडणवीस थे वो इनके बीच में काफी क्या आप बोल सकते हैं कि अपनी मनमानी करते थे। ठीक है, क्योंकि ये तो 21 साल के थे। अब नाना फडणवीस तो इनको थोड़ा ज्ञान देंगे ही देंगे राजनीति के बारे में। तो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए और इन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो जब पेशवा सवाई माधवराव की मृत्यु हो गई तो उनकी कोई संतान नहीं थी, और फाइनली जो पेशवा की गद्दी थी वो रघुनाथ राव के ही बेटे बाजीराव टू के पास चली जाती है। चलिए बाजीराव टू को भी देख लेते हैं एज अ पेशवा। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव टू 1796 से 1818 के बीच में इनका रूल रहा। इनको सबसे कमजोर पेशवा बताया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, सबसे कमजोर पेशवा, और कई बार इनको डरपोक के नाम से भी बोला गया है। नाना फडणवीस इनका सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं नाना फडणवीस ने इनके पिता रघुनाथ राव को पेशवा की गद्दी नहीं हासिल करने दी। तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन, नाना फडणवीस। लेकिन नाना फडणवीस जब तक थे तो बाजीराव टू कुछ कर नहीं पाते थे। और जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है सन 1800 में, अंग्रेजों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इंटरफेयर करने के लिए, किनके बीच में, मराठास के इंटरनल अफेयर्स के बीच में। और बाजीराव टू क्या कर देते हैं, अंग्रेजों की कहासुनी में जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देते हैं। और होलकर्स कौन थे, जो कि इंदौर में मराठा का एक प्रोमिनेंट फैमिली थी जो इंदौर में अपना शासन करती थी। तो होलकर्स जब इनको पकड़ने आते हैं तो बाजीराव द्वितीय कहाँ चले जाते हैं, अंग्रेजों के पास वापस चले जाते हैं कि मुझे बचाओ, मेरी जान को खतरा हो गया है। एंड फिर ये क्या करते हैं, बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ एक और ट्रीटी कर लेते हैं, द ट्रीटी ऑफ बसेन, 31 दिसंबर 1802 में। एंड इट वाज एक्चुअली अ सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। ये ट्रीटी ऑफ बसेन क्या थी, एक्चुअली में ये सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी इनने क्या कर ली, मान ली, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली की एक बहुत ही खतरनाक पॉलिसी थी सब्सिडियरी अलायंस की। और इसको मानने का मतलब ये था कि इनकी सबसे बड़ी गलती। और इसके बाद इनको एहसास भी हो जाता है, फिर ये लड़ाई वापस स्टार्ट करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुए, दोनों में इनकी हारी हुई। 1818 में पेशवाशिप का अंत कर दिया जाता है, पेशवाशिप एबोलिश कर दी जाती है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। अब यहाँ पे आप नीचे देखिए, नाना साहब एक और आ गए। यहाँ पे एक नाना साहब हमने पहले भी पढ़े हैं, बालाजी बाजीराव, तो वो नाना साहब नहीं है ये। तो यहाँ पे जो नाना साहब हैं, इनको हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहला जो युद्ध हुआ था आजादी के लिए, 1857 की क्रांति, उनमें इन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था नाना साहब ने। और इनको बोला जाता है बाजीराव दो के, ये कौन थे, बेटे थे, बाजीराव दो के बेटे थे नाना साहब। ठीक है। और छत्रपति शाहजी की अगर हम बात करें तो ये थे, छत्रपति शाहजी जो थे वो थे लास्ट मराठा छत्रपति, और इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1848 में। और जो सतारा वाला जो पूरा एरिया था वो लैप्स कर लिया जाता है डलहौजी के द्वारा 1848 में। तो छत्रपति लास्ट अगर देखें तो वो थे शाहजी। हालांकि वो एक कठपुतली ही आप बोल सकते हैं, एक पपेट रूलर ही थे, क्योंकि असली ताकत तो किसके हाथों में थी, पेशवा के हाथों में थी। और 1818 में पेशवाशिप को भी एबोलिश कर दिया जाता है। इस तरीके से अंत होता है द ग्रेट मराठा एम्पायर का। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।